हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोदी बीकॉम क्लब। ये लेसन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट के बाद की वीडियो कवर करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ये लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, सो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? यानी कि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स यानी कि बिजनेस। आप बिजनेस को ऑनलाइन अगर करते हो तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। सो ई कॉमर्स इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, रेफर टू परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विस ओवर द इंटरनेट। यानी कि आप इंटरनेट पे ऑनलाइन के ज़रिए आप सेल और परचेज कर सकते हो, गुड्स और सर्विस दोनों का। सो ई कॉमर्स इज़ करेंटली वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी। तो इसमें जो चार मॉडल हैं, इसमें फर्स्ट है बी टू सी, बी टू बी, सी टू बी और सी टू सी। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है बी टू बी। बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस एंटिटी हैं, वो कोई भी हो सकती हैं, दोनों कंपनी भी हो सकती है, एक सोल प्रोपराइटर और एक कंपनी भी हो सकती है, एक पार्टनरशिप एक कंपनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, दो ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या करते हैं, ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं आपस में। और इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं होता। कि अगर बिजनेस को बल्क में कोई चीज़ चाहिए होती है और वो बिजनेस से ही खरीदता है तो उसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल अलीबाबा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बल्क में जो होल सेलर होते हैं वो अपना सामान बेचते हैं और जो रिटेलर हैं बल्क में सामान खरीद पाते हैं। तो ये बी टू बी कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर और कस्टमर। तो इसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में, ट्रेडिशनली जैसे होती है। बट ये सब क्या होता है, ऑनलाइन होता है। इसमें क्या होता है, कस्टमर वेबसाइट या एप्लीकेशन के हेल्प से, जो भी बिजनेस है उसकी हेल्प से अपनी गुड्स और सर्विस ले सकता है। फॉर एग्जांपल हो गया अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोबोंग, ये सारे के सारे बहुत पॉपुलर हैं प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स। ओके, नाउ सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर। इसमें क्या होता है कि एक कंज्यूमर को अगर कोई चीज़ रिक्वायरमेंट होती है और वो दूसरा कंज्यूमर को वो चीज़ नहीं चाहिए होती, तो वो दोनों आपस में मीट करके वो अपनी सर्विसेज या गुड्स शेयर करते हैं। सो नो कंपनी इज इन्वॉल्व। इसमें कोई कंपनी नहीं होती। पीपल सेल देयर पर्सनल गुड्स एंड एसेट्स डायरेक्टली टू पीपल। एग्जाम्पल है इसका OLX और क्विकर। ओके, सी टू बी, नाउ कंज्यूमर टू बिजनेस। ये भी एक तरह का है प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर क्या करता है, बिजनेस को बेचता सामान। कई बार क्या होता है, बिजनेसेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उनको ना बहुत प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए होती हैं, बट वो ना अपने यहाँ एम्प्लॉय रखना नहीं चाहते, तो वो कोई बाहर से लेना चाहते हैं। तो ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं बहुत लोग जो फ्रीलांस का काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, रेंडर करते हैं सर्विसेज और उसके बदले बिजनेस से वो पैसे कमा लेते हैं। तो इसमें ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में। और कंज्यूमर प्रोवाइड द कंपनी विद देयर प्रोडक्ट और सर्विस। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस यूज वो बिजनेस को देते हैं, उसके बदले कंपनी उनको पैसा देती है। फॉर एग्जांपल IT फ्रीलांस सर्विस। ओके, ई कॉमर्स में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है तो इसलिए क्या होता है, ग्लोबल रीच हो जाती है। हायर प्रॉफिट मार्जिन, हायर प्रॉफिट मार्जिन रहता है इसमें, क्योंकि कंज्यूमर जो बिजनेसेस क्या होता है, उनको क्या होता है कि काफ़ी सारी कॉस्ट बच जाती है, तो इसलिए वो प्रॉफिट मार्जिन अपना निकाल लेते हैं। टाइम सेविंग होता है, फिजिकली जाना नहीं पड़ता कंज्यूमर को, कन्वीनियंस मिल जाता है, घर पे बैठे सब कुछ आ जाता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। और मतलब कांटेक्ट कर सकते हो आप, मैसेजेस के आप अपने रिव्यूज़ दे सकते हो, तो एक कम्युनिकेशन बन जाता है। डिसएडवांटेजेस भी हैं। ओके, सबसे पहले कॉस्टली कई बार कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस वगैरह इसमें लग जाते हैं कंज्यूमर के हिसाब से, उसको कॉस्टली पड़ जाता है। रिस्क ऑफ फेलियर का रिस्क हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें कुछ जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है वो नहीं मिलता, कुछ और आ जाता है, टाइम से चाहिए होता है बट वो टाइमली नहीं आ पाता, इसलिए। नो पर्सनल टच और इम्पर्सनल, फिजिकली आप
टच नहीं कर सकते उसको और फिजिकली देख भी नहीं सकते, आप पिक्चर के थ्रू ही आप मंगवा सकते हो। सिक्योरिटी ब्रीच का भी एक डर रहता है और एक डिससेटिस्फेक्शन भी होता है, कई बार अगर जो चाहे जो प्रोडक्ट जैसे दिख रहा है वो कई बार नहीं आ पाता। ओके, फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजी एक टाइप का बिजनेस मॉडल है। इसमें क्या होता है, एक होता है ऑनर जिसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजर, और वो क्या करता है एक इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को कुछ राइट्स दे देता है अपने बिजनेस के, और उनको हम कहेंगे फ्रेंचाइजी। जिसको राइट्स देगा उसको फ्रेंचाइजी कहेंगे। वो ऐसे राइट्स देता है कि वो जो बिज़नेस कर रहा है ऑनर, वो बिज़नेस कर सकता है, वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहा है वो उसके भी आप पे वो बेच सकता है, और उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और उसके बदले क्या होता है उसको एक फीस देनी पड़ती है फ्रेंचाइजर को। ओके, तो ये होता है फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस। ओके, द ओनर ऑफ बिजनेस सिस्टम दैट इज द फ्रेंचाइजर grants to an individual or a group of individual that is the franchisee the right to run business selling a product or a providing service using a franchisor business system. Okay, now the channels of franchising. इसके जो बेसिकली 4 चैनल हैं। पहला है मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर एक ये राइट दे देता है रिटेलर को कि तू मेरे बिहाफ पे ये बेच सकता है, जो भी सर्विस देना चाह रहा है या सर्विस देना चाह रहा है वो सर्विस दे सकता है, इससे जो सामान बेच रहा है वो सामान बेच सकता है। ये एक एग्जांपल है, मारुति सुजुकी ये करती है। वो क्या करती है, वो अपने जो व्हीकल्स होती हैं वो अपने जो लोकल होते हैं डीलर्स होते हैं उनको दे देती है। मारुति खुद तो मैन्युफैक्चर करती है गाड़ियाँ, बट जो डीलर होते हैं उनको एक राइट्स दे देती है कि तुम मेरे बिहाफ पे गाड़ियाँ अपने शोरूम पे लेके जाके बेच सकते हो। ओके, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को राइट दे देता है कि तुम मेरी जो ये है प्रोडक्ट्स हैं उसको बेच सकते हो, सर्विस या प्रोडक्ट को बेच सकते हो। कोका कोला सेम ये चीज़ करती है। वो क्या करती है, जिस भी कंट्री में जाती है वो यही फॉलो करती है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ के जो होलसेलर हैं उनको ये फ्रेंचाइजिंग दे देती है। ओके, नेक्स्ट होलसेलर टू रिटेलर। होलसेलर टू रिटेलर में क्या होता है, जो होलसेलर होता है वो अपने रिटेलर्स को जो है उनको राइट्स दे देता है सो दैट वो डायरेक्टली पब्लिक को बेच सकता है सामान। ओके, रिटेलर टू रिटेलर। इसमें क्या होता है, एक रिटेलर दूसरे रिटेलर को फ्रेंचाइजी दे देता है सो दैट वो कोई और 20 साथ में काम कर सकें। ओके, लेवल ऑफ फ्रेंचाइजिंग। अब लेवल यानी कि इसका कितना किस लेवल पे है, मतलब ग्लोबल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, लोकल लेवल पे है। ओके, तो सबसे पहले जो लोकल लेवल है वो क्या होता है, लोकल लेवल पे क्या होता है, एक बाउंड्री के अंदर हो गया, एक सिटी हो गई या एक डिस्ट्रिक्ट हो गया या एक स्टेट हो गया, तो उसको हम लोकल लेवल कहेंगे। फॉर एग्जांपल दरियागंज रेस्टोरेंट है एक दिल्ली में, जो कि चिकन टिक्का उनका बहुत फेमस है। तो एक ये अभी दिल्ली में ही है, इनकी ब्रांचेज अभी दिल्ली के बाहर नहीं है। तो ये एग्जांपल होगा लोकल लेवल फ्रेंचाइजिंग का। नेक्स्ट नेशनल लेवल फ्रेंचाइजिंग। नेशनल लेवल फ्रेंचाइजिंग यानी कि एक पूरी कंट्री में इनके बहुत सारे ब्रांचेज हो जाते हैं जब फ्रेंचाइजिंग ब्रांचेज हो। फॉर एग्जांपल हो गया हल्दीराम, ज्ञानीस, इनके ऑल ओवर इंडिया में, अब तो ऐसे इंडिया के बाहर भी हो गए, बट अगर देखा जाए स्टार्टिंग में ऑल ओवर इंडिया में इनके थे। ओके, ग्लोबल लेवल, इसमें जब ग्लोबली चला जाता, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट इसका एग्जांपल है मैकडोनल्ड और डोमिनोज, जो पूरे वर्ल्ड में है ग्लोबल लेवल फ्रेंचाइजिंग। ओके, नेक्स्ट फैक्टर्स और डिसीजन टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल सेलेक्टिंग फ्रेंचाइज लोकेशन। तो लोकेशन सेट करते टाइम कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन, कि जो कॉस्ट आ रही है वो जितनी कम हो सके एक्सपेंशन की, क्योंकि उसमें कॉस्ट अगर ज़्यादा हो जाएगी तो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कम्पिटेंट फ्रेंचाइजी, जो फ्रेंचाइजी है वो कम्पिटेंट होना चाहिए, यानी सक्षम होना चाहिए, वो अपने डिसीजन ठीक से ले सके, यानी कि उसने बिज़नेस किया हो। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई भी आके किसी को भी फ्रेंचाइजी नहीं देनी चाहिए सो दैट वो बिज़नेस करेक्ट वे में नहीं कर पाए, तो ये अपना ही लॉस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंचाइज एक्सपर्टीज़ एंड सपोर्ट। और फ्रेंचाइज एक्सपर्टीज
ठीक से उसको ट्रांसफ़र की जाए, ये भी देखना पड़ता है। और ब्रांड रीच, और ब्रांड मतलब जहाँ अगर वो खोल रहा है और वहाँ पब्लिक आ पा रही है कि नहीं आ पा रही, वो एक एरिया है कि नहीं, पॉपुलर एरिया है कि नहीं, ये भी चीज़ देखनी पड़ती है। ओके, फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। ओके, फर्स्ट एडवांटेजेस, असिस्टेंस विद बिजनेस। इसमें क्या होता है, एक असिस्टेंस मिल जाता है आपको, गाइडेंस मिल जाती है फ्रेंचाइजर से, जो वो जैसे जैसे बोलते हैं हम वैसे वैसे अपना बिजनेस कर पाते हैं। रिकॉग्नाइज ब्रांड, एक रिकॉग्नाइज ब्रांड का साथ मिल जाता है। रिड्यूस्ड फेलियर रेट, फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रांड बिल्ड होता है। परचेजिंग पावर, अपनी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। पहले हम खुद के लेवल पे जो ख़रीद नहीं पाते थे वो, क्योंकि अब फ्रेंचाइजर से हमें फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो हमें वो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI बढ़ जाता है। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेगुलेशन, हर स्टेट में अलग अलग, हर कंट्री में अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं फ्रेंचाइजी को लेके, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। इनिशियल कॉस्ट आप फ्रेंचाइजी को लगानी पड़ती है जो ले रहा होता है, सो दैट ये थोड़ा सा उसमें आता है रिस्क। और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट, आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उसमें। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कई बार क्या होता है दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। और लैक ऑफ फ्रेंचाइजर सेक्रेटरी। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पार्ट होता है उस पर हम फोकस करते हैं, और जो मेन पार्ट नहीं है उसको हम किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देते हैं। यानी कि वो ऑपरेशंस भी हो सकता है, कोई सर्विस भी दे दी, या कोई ऐसा टास्क दे दिया जो हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है मेन, बट वो उसमें होना चाहिए, सो उसको आउटसोर्सिंग है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स क्या करते हैं, जो कस्टमर्स की डीलिंग होते हैं वो सारे के सारे कॉल सेंटर्स हैंडल करते हैं, तो आउटसोर्सिंग का एक एग्जांपल है BPOs। तो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हायर्स अ थर्ड पार्टी टू परफॉर्म देयर टास्क, ऑपरेशंस और सर्विस, वो होता है आउटसोर्सिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ आउटसोर्सिंग बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है प्रिंट एंड मेल आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है, जो प्रिंट और मेल का काम होता है वो हम किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो हमारे जितने भी प्रिंट आउट और मेलिंग से रिलेटेड है टास्क वो संभालता है। नेक्स्ट मार्केटिंग आउटसोर्सिंग। मार्केटिंग आउटसोर्सिंग में हम मार्केटिंग में जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको हायर करते हैं, उनकी टीम को हायर करते हैं, जो अपना ब्रांडिंग का जितना भी होता है वो सब हम उनको आउटसोर्स कर सकते हैं। सब कुछ एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग वगैरह वो लोग देखते हैं। नेक्स्ट KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये क्या होता है, ये कुछ प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी एक एरियाज़ के, और उन लोगों को हम कई बार आउटसोर्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CA फर्म्स हो गई, तो टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ अगर काम करवाना है तो हम उनको आउटसोर्स कर देंगे CA फर्म में। CS हो गए, ऐसे ही करके और भी बहुत एरिया के प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको कहते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग KPO। और लास्ट BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन, उससे ना एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सो दैट उनको वो जो भी डिमांड है उनकी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जांपल है कस्टमर सपोर्ट BPO। कॉल सेंटर्स ज़्यादातर BPOs ही होते हैं। ओके, आउटसोर्सिंग बिजनेसेस के एडवांटेजेस में के फर्स्ट है असिस्टेंस। इसमें क्या होता है, असिस्टेंस मिल जाती है क्योंकि आप थर्ड पार्टी को कुछ काम हैंड ओवर कर देते हो, तो आप अपनी मेन पार्ट पे फोकस कर सकते हो। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ऑब्वियसली जब आप अपनी कोर एरिया में फोकस करोगे तो आप इनोवेटिव और क्रिएटिविटी इवॉल्व कर सकते हो। फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंस, अपनी कोर एरिया पे फोकस होता है सारा का सारा, तो बिजनेस भी अच्छा चल पाता है। नॉलेज अबाउट कस्टमर बिहेवियर, और क्योंकि आप किसी प्रोफेशनल्स को आउटसोर्स कर रहे हो तो आप कस्टमर से आपका एक रिलेशन बन जाता है और आप उनके बिहेवियर को समझ सकते हो।
इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। फर्स्ट है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है थर्ड पार्टी से, तो एक रिस्क रहता है कि आपकी कोई इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी के पास चले जाए और वो उसका कुछ मिसयूज़ भी कर सकता है। कंपेटिटर्स बेनिफिट, जो कंपेटिटर है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। एक हो सकता है कि एक ही थर्ड पार्टी दोनों कंपेटिटर्स के पास हो, सो उसका दोनों यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, कई बार क्या होता है हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है इस वजह से। हार्म टू द कंपनी इमेज, और कंपनी की इमेज पे भी कई बार असर पड़ जाता है। जॉब इनसिक्योरिटी, और क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर काम आउटसोर्स कर रहे हो तो आपके जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ड है स्ट्रक्चर के ऊपर, और जो मैनेजमेंट है वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, तो प्रोसेस बेस्ड है। एम्फोसिस, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली लोगों पे जो स्ट्रक्चर में जो लोग होते हैं उन पे फोकस करता है, बट मैनेजमेंट ओनली मैनेजर्स पे फोकस करता है। बिहेवियर ऑफ एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में आती है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी मैनेजमेंट में आती है। स्कोप, ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप नैरो है और मैनेजमेंट का वाइड। कंपोजिशन, मैनेजर आर द आर्किटेक्ट ऑफ और मेकर, तो ऑर्गेनाइजेशन को सबके सब मैनेजर मिल के बनाते हैं, और इसमें तो मैनेजर ही मेन कंपोनेंट है मैनेजमेंट का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़